हाँ जी, मेरा नाम है यश गायकवाड़ एंड आई वेलकम यू टू दिस इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑन नेशनल इनकम। अगर आपको भी नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं या आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंट इनकम मेथड्स में हम डिफरेंट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्यों कोई आइटम ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस क्विक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। पहला कि नेशनल इनकम के लिए हम मल्टीपल एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, जो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे जीएनपी, एनपी, एनएनपी, एमपी। तो ये एग्रीगेट वैल्यूज निकलती कैसे हैं। द सेकंड थिंग दैट विल बी लुकिंग इन दिस चैप्टर इसकी नेशनल इनकम के अलग अलग फॉर्मूलाज है। बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स है: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम इन तीन मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे जो आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, और कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इससे पहले हम इस चैप्टर में स्टार्ट करें, इस चैप्टर की खास बात ये होने वाली है कि ये हमारी एक समराइज शीट है, जिसमें हमने नेशनल इनकम के सभी फॉर्मूलाज कलर कोडेड मैनर में लिखे हुए हैं। इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे दो अपेक्षाएं करता हूँ। पहला, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं इस लेक्चर के ड्यूरेशन में कुछ सेल्फ एक्सरसाइजेज आपको देने वाला हूँ, जो अगर आप मेरे साथ साथ करते चले तो आपके कॉन्सेप्ट्स तुरंत रिवाइज भी होते जाएंगे और पक्के भी होते जाएंगे। साथ ही साथ में आई वॉन्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम एंड एनर्जी जाती है, और अगर आप इसे लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अब बिना ज्यादा समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर नेशनल इनकम से। इस पूरे वीडियो में आप अपना ध्यान मेरे पीछे की स्क्रीन पे बनाए रखें, क्योंकि इसके थ्रू ही हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, नेशनल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? तो जब हम टर्म यूज करते हैं नेशनल इनकम, वी रेफर टू नथिंग बट दी, एक बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में मैं कहूँ तो नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट value of sum total of all the goods and services produced in a country within a given span of time by all its sector। कि एक इकोनॉमी में या एक देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक समय के अंदर, उन सभी गुड्स और सर्विसेज की कुल मोटी मोटी वैल्यू कितनी है, हम उसे नेशनल इनकम कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक एग्रीगेट याद रखना है: एनएनपीएफसी। अब ये एनएनपीएफसी क्या होता है हम आगे समझेंगे, बस अभी के लिए आप इतना याद रखें कि एनएनपीएफसी इज नथिंग बट नेशनल इनकम। अब इससे पहले हम नेशनल इनकम निकालने की मेथड्स पे बढ़े, हमें पहले कुछ एग्रीगेट्स निकालना सीखना होगा। और उन एग्रीगेट्स को निकालने के लिए इस चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि हम हर एग्रीगेट को पढ़ेंगे ए बी के फॉर्मूले में, कि जहाँ पे एक एग्रीगेट ए होगा, दूसरा वैल्यू बी होगा। अगर हमें ए से बी में जाना है तो हमेशा याद रखिए कि बड़ी वैल्यू जो है वो ए की है। तो ए हैज अ वाइडर स्कोप देन बी। और जब भी हम ए से बी की ओर जाएंगे उसमें हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू डिडक्ट समथिंग व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। और जब हम बी से ए की ओर वापस आएंगे तो हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड समथिंग व्हाइल वी आर कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए। अब इसी मेथड के थ्रू हमने जो इससे पहले स्क्रीन पे ढेर सारे फॉर्मूलाज देखे थे, इन्हें डिराइव करना सीखेंगे। इस चैप्टर में हम तीन चीजों पे बात करने वाले हैं। इससे पहले हम वो एग्रीगेट सीखे। नंबर वन, कि हमारी नेशनल इनकम दैट इज गोइंग टू बी योर एनएनपीएफसी। द सेकंड थिंग दैट विल बी लुकिंग थ्रू इन दिस चैप्टर आर डिफरेंट मेथड्स एंड द वैल्यूज दैट आर derived थ्रू दोज मेथड्स। कि अगर हम तीन मेथड्स की बात करें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आर वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंस मेथड एंड इनकम मेथड। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंस मेथड से जो वैल्यू हम डिराइव करते हैं एग्रीगेट की, वो होता है जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी तक कैसे ले जाना है वो हम आगे देखेंगे। सिमिलरली अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो जो एग्रीगेट हमारे पास डिराइव होके आता है उसका नाम है एनडीपीएफसी। अब इसे हम एनएनपीएफसी तक कैसे लेके जाते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जहां हम बात कर रहे थे एग्रीगेट्स को निकालने की,
तो अगर आप यहाँ ध्यान दें कि इस चैप्टर में कितने टोटल एग्रीगेट्स पॉसिबल है, तो जवाब है 8। हर एग्रीगेट दो तरीके से बनेगा। उसमें तीन वैल्यूज होगी, डैश डैश प्रोडक्ट, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज जो टोटल एक साल में बनी हुई है उन्हें नाप रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, एंड वन मोर डैश। अब इन तीन डैशेस में वैल्यूज कौन कौन सी आनी है वो हम देखते हैं। पहले डैश में या तो ग्रॉस या नेट वैल्यू आएगी, दूसरे डैश में नेशनल या डोमेस्टिक, और तीसरे में या तो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। अब ये कैसे डिटरमाइन होता है समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट एग्रीगेट, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। अब जैसे कि आप अभी तक अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आप एक बेसिक चीज तो समझ ही गए होंगे कि जब भी हम ग्रॉस शब्द की बात करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस का अर्थ होता है, अगर मैं एक बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में कहूँ, तो सब मिला के या मोटा माटी। और नेट की हम बात करें तो सब काट पीट के। तो हमें एक बेसिक सी चीज समझ में आ रही है कि जब भी हम ग्रॉस शब्द कहेंगे तो उसमें कुछ जुड़ा है, जब हम नेट शब्द की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ कम है। अब यहाँ पे जैसे हमने कलर कोडिंग की बात की थी, तो आपको हमारे सभी फॉर्मूलाज में जो ए वैल्यू है वो ग्रीन कलर में दिखेगी, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है जिसपे कुछ ऐड करके हम पहुंचते हैं वो ग्रीन कलर में है। और ये पिंकिश से ह्यू में है हमारी नेट वैल्यू, यानी कि हमारी बी वैल्यू, जिससे हमें अगर इस ग्रीन वैल्यू से इस रेड वैल्यू की ओर बढ़ना है तो हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन ग्रॉस और नेट का। इन दोनों में डिफरेंस आता है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जब भी हम ग्रॉस से जाएंगे नेट की ओर, हमें डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम नेट से वापस आएंगे ग्रॉस की ओर, हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। अब डेप्रिसिएशन के लिए इस चैप्टर में हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं, DEPN। तो आपको जब भी ये टर्म दिखे इस नोट्स में आगे जाके, तो हम डेप्रिसिएशन को रेफर कर रहे होंगे। अब डेप्रिसिएशन के कुछ आपको क्वेश्चंस में अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। कई बार ये डेप्रिसिएशन आपको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से दिख सकता है आपके क्वेश्चन में। कई बार डेप्रिसिएशन को हम नाम दे देते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी ये आपको दिख सकता है। बट इन सबका मतलब एक ही है, हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन अराइज क्यों होता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब एक एसेट की वैल्यू क्यों कम हो सकती है? या तो वो यूजेस की वजह से कि आप उसे यूज करें तो उससे में वियर एंड टीयर आए, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, क्योंकि जैसे समय बीतता है वो एसेट उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, और तीसरा है ऑब्सोलेंस की वजह से, क्योंकि मार्केट में नई और बेटर टेक्नोलॉजीज आ गई है। दूसरा कन्वर्जन हम पढ़ेंगे नेशनल और डोमेस्टिक का। तो जब हम नेशनल और डोमेस्टिक में कन्वर्जन्स की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नेशनल इज अ बिगर एग्रीगेट देन डोमेस्टिक। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली जब हम एक इकोनॉमी में देखें तो उसमें जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ उस इकोनॉमी के अंदर ही उसे हम टर्म दे देते हैं डोमेस्टिक, कि रिस्ट्रिक्टेड विद इन दी पेरिफेरीज ऑफ एन इकोनॉमी, कि हमारे देश के अंदर, इसमें हमें बाहर का इंटरनेशनल ट्रेड अकाउंट नहीं करना है। दूसरी चीज, जब हम उसमें ऐड करते हैं वो वैल्यूज जो बाहर से आती है, कि हमने जो फॉरेन ट्रेड किया, तो उसमें जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमने बाहर एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए, उनसे जो वैल्यू हमें ड्राइव हो रही है, उससे हम अगर डोमेस्टिक में ऐड कर दें तो हम उससे बनाते हैं नेशनल एग्रीगेट। तो जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाएंगे तो हम एक एग्रीगेट लेस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है ये हम समझेंगे थोड़ी देर में, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की ओर आते हैं तब हम ऐड बैक करते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम क्या है? कि जब आप एक इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बाहर से भी आएगी, कि आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर बेचेंगे, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा। सेम आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज
आपने इंपोर्ट किए हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करनी पड़ेगी, तो उसी ट्रांजैक्शन को हम रेफर करते हैं एज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नथिंग बट नेट। यहाँ पे अगेन सेम शब्द आया नेट, यानी कि एक बड़ा एग्रीगेट होगा उसमें से कुछ और माइनस हो रहा है। तो इसमें हम दो वैल्यूज कंसिडर करते हैं। पहली है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और दूसरी है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है हमारी इकोनॉमी में उसमें से नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी जो अमाउंट हमने पे किया है हमारी इकोनॉमी के बाहर वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमें नेट वैल्यू मिलती है हम उसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के नाम से जानते हैं और उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। The third thing to remember in this chapter is very crucial कि इससे पहले हम इस चैप्टर में आगे बढ़े कि इस पूरे चैप्टर में जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम ट्रांसफर्ड पेमेंट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? ये वो पेमेंट्स होती है जो रिसीव होती है या पे की जाती है यूनिलैटरली, कि एक व्यक्ति ने दूसरे को दी है लेकिन यहाँ पे किसी गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर द पेमेंट्स दैट आर यूनिलैटरल इन नेचर एंड डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी चीज आप एक शब्द देखेंगे रेमिटेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन में रेमिटेंस दिया है तो रेमिटेंस का मतलब होता है वो अमाउंट जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे कर रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर पेमेंट एंड रेमिटेंस इज सिंपल कि ट्रांसफर पेमेंट एक अर्नड इनकम होती है कि जो आपने कमाई नहीं है, जो आपको सिर्फ मिल गई है। इसलिए और हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन कंट्री, की जो हमने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है और कमाया है। तो इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है डोमेस्टिक, दूसरा है इंटरनेशनल। जो डोमेस्टिक रेमिटेंसेस है जो विद इन अ कंट्री हुआ है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो रेमिटेंसेस हम इंटरनेशनली कर रहे हैं बिटवीन द पर्सन ऑफ टू नेशंस उन्हें हम एनएफआई के रूप में टेक इनटू अकाउंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये एनएफआई का एडजस्टमेंट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा फैक्टर है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो अगेन एज कलर कोडेड स्कीम, मार्केट प्राइस इज अ लार्जर एग्रीगेट देन फैक्टर कॉस्ट। अब अभी के लिए आप सिर्फ कन्वर्जन के पर्पस के लिए सुनिए कि जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो हमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है, वो होता है एनआईटी का, जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी हम एमपी से एफसी की ओर मूव करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को या एनआईटी को, और जब भी हम एफसी से एमपी की ओर मूव करेंगे तब हम एड बैक कर देंगे एनआईटी को यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है? उससे पहले हम एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि अगर आप एक फर्म है जो कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रही है एक कंट्री में, तो उसका गवर्नमेंट के साथ दो रिलेशंस होते हैं। पहला कि गवर्नमेंट हो सकता है उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई मॉनेटरी एड दे, जिसे हम सब्सिडीज के नाम से जानते हैं। और दूसरा, आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के बाद अपनी गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस पे करते हैं। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ इस बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रीजन क्या होता है। पहला कि जब आप गुड्स बनाते हैं तो उसकी दो कॉस्ट आती है। पहली है कॉस्ट टू प्रोड्यूसर। कॉस्ट टू प्रोड्यूसर की मतलब मुझे उस गुड को प्रोड्यूस करने की कितनी कॉस्ट आई। अब इसमें जिसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू आर एफसी वेरिएंट की फैक्ट्री कॉस्ट, कि उस गुड को बनाने में मुझे असल में कितनी लागत आई है। दूसरा आती है कॉस्ट टू कंज्यूमर, कि जब वो गुड मैं आगे बेचूंगा, इसको बेचूंगा कस्टमर को, तो उस गुड को जिस मार्केट प्राइस पे बेचा जाएगा वो प्राइस कितना रहेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? पहले नेट, नेट मतलब कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे टैक्सेस की।
टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इतना क्लियर है। अब इसमें हमें टैक्सेस में कौन सी वैल्यूज लेनी है? तो हमारे पास दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। पहले होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो एक पर्सन पे लगता है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, तो उन टैक्सेस को यहाँ पे हम टेक इनटू अकाउंट नहीं करते हैं। जिन टैक्सेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो किसी इवेंट पे होता है, जैसे कि जीएसटी जो सेल एंड परचेज ऑफ गुड पे होगा, दूसरा या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे होगा। दूसरा है कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, जो जब भी आप इंडिया में कोई गुड्स फॉरेन से लेके आते हो तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जब भी हम टैक्सेस की बात करेंगे इस चैप्टर में, फॉर द पर्पज ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको याद रखना है हम टैक्स माइनस सब्सिडरी कर रहे हैं, उसमें भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले रहे हैं, जो आपको या तो जीएसटी के नाम से दिया रहेगा या कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से दिया रहेगा। अब एफजी में, अब मैं अगर देखूं तो एफजी की वैल्यू में ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से एडजस्टमेंट हो क्यों रहा है? इसका कारण ये है कि एक, अगर जो प्रोड्यूसिंग फर्म है, वो जो अमाउंट ऑफ टैक्सेस है वो खुद की जेब से नहीं भरता है, वो उस टैक्स को सिंपली पास ऑन कर देता है। जैसे कि एक कस्टमर है, उसने, आपने उसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोविजन के बदले आप उससे कुछ प्राइस चार्ज करेंगे। उसी प्राइस में एक छोटा सा अमाउंट इंक्लूड होगा टैक्सेस का। कौन से टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी। तो ये प्रोड्यूसिंग फर्म क्या करेगी? सिंपली जो जीएसटी का अमाउंट वो एक कंज्यूमर से रिकवर कर रही है, उसे आगे फॉरवर्ड कर देगी गवर्नमेंट के पास। इसीलिए यहाँ पे ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर पे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे मल्टीपल एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। अभी तक हमने सीखा है कि हमारे सारे एग्रीगेट इस ए बी फॉर्मूला से निकलेंगे, जब जिसमें ए जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है एक वाइडर स्कोप की वैल्यू होगी, बी का स्कोप थोड़ा नैरो रहेगा। और जब भी हम ए टू बी जा रहे हैं हम कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, और जब भी हम बी टू ए आ रहे हैं हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड बैक करेंगे। अभी तक हमने तीन एग्रीगेट सीखे हैं। पहला है कन्वर्जन फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, जिसमें कि हम जब भी ग्रॉस से नेट वैल्यू की ओर जाते हैं हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और जब भी हम नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू की ओर आते हैं हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। दूसरी चीज हमने सीखी है कि जब भी हम नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाएंगे, इस कन्वर्जन में हम नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाते वक्त एनएफआई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर आते वक्त एनएफआई को ऐड करेंगे। एनएफआई क्या होता है? नेट नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका नेट कैसे निकलता है? ये दो शब्दों से बन के निकल, दो टर्म्स से बन के निकलता है। दैट इज FIFA एंड FITA, दैट इज नेट, द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। उसके बाद हमने हमारा तीसरा एग्रीगेट देखा, कन्वर्जन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर जाएंगे तब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर आएंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड बैक करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम हमें क्या लेना है? टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। टैक्सेस भी कौन से? जो इनडायरेक्ट नेचर के हो, जो आपको या तो जीएसटी के नाम से दिए जाएंगे या कस्टम के। अब हम निकालते हैं एग्रीगेट्स को बनाते कैसे हैं। अब हो सकता है आपको ये फॉर नीचे चार्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा हो, बट इसे हम बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए हैं कि हमारा कोई भी एग्रीगेट निकलेगा उसमें तीन वैल्यूज होगी, 1 2 3, और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो या तो ग्रॉस होगी या डेक होगी। इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है? डेप्रिसिएशन का। कि अगर उस वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो वो ग्रॉस वैल्यू है, अगर उस वैल्यू में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है तो नेट वैल्यू है। हमारी दूसरी वैल्यू जो होगी वो या तो नेशनल होगी या डोमेस्टिक। अगर उसमें NFI इंक्लूडेड है तो नेशनल होगी, अगर उसमें NFI की वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई है तो वो डोमेस्टिक होगी। और प्रोडक्ट ये कांस्टेंट रहने वाला है। उसके बाद एट, और हमारी जो तीसरी वैल्यू है वो रहेगी एट मार्केट प्राइस या एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब
कि इसमें डिफरेंस आने वाला है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जिसका मतलब ये है कि अगर हम उसे मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया है। अगर हम उसे फैक्टर कॉस्ट पे ले रहे हैं तो हमने उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड किया है। अब इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल 8 एग्रीगेट की वैल्यूज बनाई जा सकती है। पहला है जीडीपी एफसी, दूसरा है जीडीपी एमपी, तीसरा है एनडीपी एमपी, चौथा है एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी एंड जीएनपी एमपी, एनएनपी एफसी एंड लास्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल वन एनएनपी एफसी। तो ये जो एनएनपी एफसी है, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसलिए स्टार्ट में आप देखेंगे कि हम स्टार्ट एक वैल्यू से कर रहे हैं, बट हमारी हर वैल्यू हमें ले जाती है एक ही ओर, दैट इज एनएनपी एफसी की ओर। तो अब हम इन कन्वर्जन्स को समझना शुरू करते हैं इस ब्लैंक चार्ट के थ्रू। ये सेम चार्ट आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ही कॉपी मिल जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे साथ जॉट डाउन करते जाए कि हम इन कन्वर्जन्स में कर क्या रहे हैं, या फिर आप अ- अगर समझना चाहते हैं तो आप पहली बार से वैसे देखें कि हम इन कन्वर्जन्स में क्या कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज फिल आउट करते जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चार्ट को हमें समझना कैसे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी हमारी ए वैल्यूज है वो हमने हमारे कलर कोडेड तरीके से ग्रीन में लिखी है, जो हमारी बी वैल्यूज है वो हमने इस पिंकिश ह्यू में लिखी हुई है। दिस ब्लू एरोज इंडिकेट कि क्या कन्वर्जन हो रहा है। अब इस कन्वर्जन के तीन कारण हो सकते हैं कि ये जो वैल्यूज चेंज आ रही है ये तीन कारणों से हो सकती है, एनआईटी के कारण, डेप्रिसिएशन के कारण, या एनएफआई के कारण। उसी को यहाँ पे हमने राइट से मार्क किया है। और अगर हम कन्वर्जन को देखें, जैसे हम जीडीपी एफसी से जाना चाह रहे हैं जीएनपी एमपी की ओर, तो इस कन्वर्जन में आप देखेंगे कि जीजी सेम है, पीपी सेम है, एफसी एमपी में डिफरेंस है, और डी से एन में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, उसके लिए जो चेंजेस है वो हमने मार्क करके रखे हैं राइट से। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्रीगेट्स। तो हमें पता है कि एग्रीगेट्स की वैल्यू तीन कारणों से चेंज हो रही है, और और हम इसे यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी एफसी से। जीडीपी एफसी से अगर हम एनपी एमपी की ओर जाए तो हमें दिखेगा कि डिफरेंस किस वैल्यू में, डिफरेंस वैल्यू है एन की, दैट इज हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हमें इसमें सबसे पहली चीज पता है कि इसमें डिफरेंस आता है एनएफआई के। एनएफआई की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, और हमें जाना है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो विल ऐड एनएफआई। सिमिलरली हम अगर एफसी और एमपी की बात करें तो हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि एमपी बड़ी वैल्यू है, और हमें इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड करना है, और एफसी और एमपी का डिफरेंस आता है एनआईटी की वजह से, तो विल ऐड एनआईटी। सिमिलरली अगर हमें जाना है जी एनपी एमपी से एनएनपी एमपी की ओर, तो हमें पता है कि एमपी एमपी सेम है ग्रॉस से, और एन एन सेम है। अब ग्रॉस से जब मैं नहीं जा रहा हूँ तो मैं एक बड़े एग्रीगेट से छोटे एग्रीगेट की ओर जा रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ ना कुछ लेस करना पड़ेगा, और ये डिफरेंस आता है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो हम विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर मुझे एनएनपी एमपी से जाना है नेशनल इनकम की ओर, जो कि है एनएनपी एफसी, तो मुझे पता है कि एन एन कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। इसमें से बड़ा वैल्यू है मार्केट प्राइस, मुझे मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट की ओर, मतलब मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या डिफरेंस आता है, डिफरेंस आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से, तो यहाँ पे हम रिड्यूस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिमिलरली अगर मुझे जाना है एनएनपी एमपी से एनडीपी एफसी की ओर, तो मुझे पता है एनएन वैल्यूज कॉमन है यहाँ पे, एन और डी, मतलब मुझे नेशनल से डोमेस्टिक एग्रीगेट की ओर मूव करना है, जो कि एक कंपैरेटिवली छोटा एग्रीगेट है। तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है, एनएफआई की वजह से, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एनएफआई।
सिमिलरली अगर मुझे एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी की ओर जाना है तो मुझे पता है कि एनएन कॉमन है। फिर डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है और फैक्टर कॉस्ट कॉमन है अगेन। मतलब कि यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू की ओर जाना है, मतलब मुझे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर जाना है, यानी मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। और ये डिफरेंस आता है एनएफआई की वजह से, सो विल ऐड एनएफआई। सिमिलरली अगर मुझे स्टार्ट करना है जीडीपी एफसी से और मैं जाना चाहता हूँ जीडीपी एमपी की ओर, तो मुझे पता है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों वेरिएबल्स में, ये मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस मुझे जाना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मतलब छोटे एग्रीगेट से बड़े एग्रीगेट की ओर, तो मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करूंगा मैं? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिमिलरली द सेम कन्वर्जन बिटवीन जीडीपी से मुझे अगर जीएनपीएमपी की ओर जाना है तो मुझे पता है कि यहाँ पे डिफरेंस है डोमेस्टिक और नेशनल का, तो मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, यानी मुझे कुछ बड़े एग्रीगेट की ओर जाना है तो मुझे ऐड करना है, और मैं ऐड करूंगा उसमें एनएफआई। सिमिलरली हम मूव करते हैं जी एनपी एमपी से जी एनपीएफसी की ओर। तो जब मैं इस मूवमेंट में देखूं तो यहाँ डिफरेंस किस चीज का दिख रहा है मुझे? फैक्टर कॉस्ट का। मुझे जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यानी बड़े एग्रीगेट से छोटे की ओर, तो मुझे उसमें से कुछ लेस करना पड़ेगा, तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा एनआईटी। अब मुझे जीएनपीएफसी से जाना है एनएनपीएफसी की ओर, यानी बड़े एग्रीगेट से छोटे की ओर, तो इसमें मुझे अगेन कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर मुझे जाना है जी डीपीएफसी से एनएनपीएफसी की ओर, तो मुझे फिर देखना पड़ेगा कि मेरा चेंज किस में आ रहा है। एनएन कांस्टेंट, डी एन मतलब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है, ऐड समथिंग, दैट इज एनएफआई। तो अभी तक हमने यहाँ की कन्वर्जन्स देखे हैं, हमने ये सीरीज ऑफ कन्वर्जन देखी है। मुझे अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो मुझे क्या करना है, हमने ये कन्वर्जन्स देख लिए हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस कन्वर्जन्स कि अगर मुझे जीडीपी एमपी से जाना है एनडीपी एमपी की ओर, तो ग्रॉस से मुझे जाना है नेशनल की ओर। डीपीएमपी डीपीएमपी सेम, ग्रॉस से नेशनल में बड़ा कौन सा है? ग्रॉस, मतलब मैं मूव कर रहा हूँ छोटे एग्रीगेट की ओर, मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। द वैल्यू दैट आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग इज डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर मुझे डीपीएमपी से मूव करना है एनएनपीएमपी की ओर, तो मुझे डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है, छोटे एग्रीगेट से बड़े एग्रीगेट की ओर, तो मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो एडिशन किस चीज का होगा? एनएफआई का। सिमिलरली एनडीपीएमपी से एनडीपीएफसी की ओर जाना है, द डिफरेंस दैट इज इन एमपी एंड फैक्टर कॉस्ट इज एनआईटी, तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज एनआईटी। अब इस पूरे चार्ट में अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं तो आपको एक छोटा सा करेक्शन करना होगा। यहाँ पे जहां तक कि जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है वहां ऐड एनआईटी करना हम भूल गया, तो आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में ऐड एनआईटी कर लीजिए। और दूसरी चीज कि इस चार्ट को रीड कैसे करना है, ये एरोज दिखाते हैं कि आप किस डायरेक्शन में कन्वर्जन कर रहे हैं। ये जो है हमारे ये 8 मेजर एग्रीगेट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हमारा है नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीएफसी। अब हर एग्रीगेट में मान लीजिए मैं इन दो एग्रीगेट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो इस एग्रीगेट के जो नीचे जो रेड डैश है, ये मुझे बताता है कि अगर मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू में आ रहा हूँ तो इसमें चेंजेस किस चीज का है। तो जी डी पी जी डी पी सेम, एफ सी एम पी, तो यहाँ पे रेड डैश एमपी के नीचे है, यानी चेंज एमपी में है। तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो हम देखेंगे कि रेड डैश कहाँ है, उससे हमें हिंट मिलेगा कि हमें किस चीज का कन्वर्जन करना है। और ये एफ सी से एमपी के बीच का डिफरेंस किस कारण से हो सकता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर हम छोटे एग्रीगेट से बड़े एग्रीगेट की ओर आ रहे हैं तो हम ऐड करेंगे उस वैल्यू को। अगर हम बड़े एग्रीगेट से, मान लीजिए जैसे यहाँ पे है कि अगर हम बड़े एग्रीगेट से छोटे एग्रीगेट की ओर मूव कर रहे हैं तो हम उस वैल्यू को माइनस करेंगे। जस्ट टू क्लैरिफाई कि इस तरीके से हमें इस पूरे चार्ट को अंडरस्टैंड करना है। एक सेम चार्ट मैंने नीचे दिया हुआ है जिसमें आप अलग अलग कन्वर्जन्स ट्राई कर सकते हैं।
फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, और इसे इस ऊपर वाले चार्ट से टैली करके देख सकते हैं दैट हाउ कंफर्टेबल यू आर इन डूइंग सो. So let us take a break in which I expect you to complete this chart and revise what we have learned so far, and then we'll be moving ahead. अब इस चार्ट में एक और ऐसा वेरिएबल है जो अगर आप अभी करेक्टली फॉलो कर रहे थे तो आपने स्पॉट आउट कर लिया होगा. डू कमेंट एंड लेट मी नो if by commenting NIT that you have spotted this to place a value of NIT यहाँ पे. तो अगर आप अभी तक के चार्ट करेक्टली फॉलो कर रहे थे और आपको ये कन्वर्जन समझ में आ रहे थे तो आपने जरूर स्पॉट किया होगा कि यहाँ पे एक और डिफरेंस था दैट इज गोइंग फ्रॉम MP टू FC, जिसके लिए हमने यहाँ पे NIT की वैल्यू नहीं लिखी थी. तो यहाँ पे हम आएंगे और सिंपली माइनस NIT ऐड कर देंगे. Anji, now that you have understood what are the aggregates that we have calculated, let us start with national income calculation. तो हमें पता है कि हमारी नेशनल इनकम होती है NNP FC. अब NNP FC तक के पहुंचने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है, नेमली वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. अब इन मेथड्स को हम डिटेल में समझेंगे. इससे पहले हम इन्हें समझे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस बर्ड्स आई व्यू चार्ट, कि अगर एक बार आप नेशनल इनकम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ इस चार्ट का स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि जो इससे पहले हमने कन्वर्जन्स किए उससे आपको एग्रीगेट्स तो क्लियर हो गए होंगे, जिससे आपको एग्रीगेट वैल्यूज निकालने में और उन्हें कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होने वाली है. दूसरी चीज हमें जो ध्यान में रखनी है कि हम कौन सी मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें कहाँ पहुंचना है. तो आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम कोई मेथड यूज करेंगे तो उस मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलेगा. सिर्फ आपको ये दो चीजें याद रखनी है. यहाँ से हमें पता है कि NNP-FC जो है हमारी नेशनल इनकम है, तो यहाँ से यहाँ तक का कन्वर्जन आप अपने आप कर पाएंगे. आपको सिर्फ ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखी है येलो में, आपको सिर्फ उतना याद करने की जरूरत है कि जब मैं वैल्यू एडेड मेथड से कुछ निकाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो मुझे एग्रीगेट वैल्यू मिलेगी वो GDP MP है, और GDP MP से मैं NNP-FC की ओर जाऊंगा, और वो कन्वर्जन कैसे करना है वो हम डिटेल में देखेंगे. सिमिलरली हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास मेथड कौन कौन सी है, उनसे कौन कौन सा एग्रीगेट निकल रहा है. पहली है वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड मेथड क्या है कि अगर मैं एक इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यूएशन निकाल लूँ कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इनकी कुल मिला के इतनी वैल्यू है, तो उस तरीके से मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगा. दूसरा आता है इनकम मेथड. इनकम मेथड अब ये कहता है कि बजाय जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनकी वैल्यू क्या है ये निकालने की बजाय आप ये देखें कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उन्हें बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हुए होंगे. उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने क्या पेमेंट्स की है, यानी कि उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या इनकम्स मिली है, तो हम उन इनकम का एग्रीगेट ले लेंगे, तो उससे हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली हम एक अलग तरीके से भी उसे निकाल सकते हैं कि हमने तो इनकम्स ऐड की है, पर क्या हो अगर मैं खर्चों को ऐड करना शुरू कर दूं, कि अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा होगा, तो जो खरीद रहा है उनके एक्सपेंडिचर्स को अगर मैं टोटलिटी में कैलकुलेट करूं तो भी मुझे नेशनल इनकम की वैल्यू डिराइव हो सकती है. तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरी फॉर्मूला वन बाय वन. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड के साथ. तो जब भी आपको वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब इन दो वैल्यूज
तो आप ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स कि आपने कितना प्रोड्यूस किया माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल गुड बनाने के लिए हमें लगे हैं। जैसे कि सपोज राइस, राइस से आपने बनाया आटा, आटे से आपने बनाई ब्रेड। तो जब आप ब्रेड बना रहे हो तो ब्रेड आपका फाइनल गुड है। तो वीट, फॉर एग्जाम्पल वीट, जब आपने वीट से बनाया वीट फ्लोर यानी आटा, और आटे से आप बना रहे हो ब्रेड, तो जो ब्रेड है वो आपका फाइनल आउटपुट है। तो हम उसे ले लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में, वैल्यू ऑफ ब्रेड। अब जो आपने आटा यूज किया, क्या वो आपका फाइनल आउटपुट था? नहीं, बट वो आपके फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए लगा, मतलब वो आपका रॉ मटेरियल था। तो उसे हम ले लेंगे इन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जो चीजें कंज्यूम हुई फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इनमें क्या आता है, जब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज किए। क्या इसमें मैंने मशीनरी खरीदी, क्या मैं उसे ऐड करूंगा? नहीं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कैपिटल गुड्स की वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की वैल्यूज को ही इंक्लूड करेंगे। दूसरा, अगर आपको वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है, तो आप उसे क्वेश्चन में किस तरीके से ढूंढेंगे? या तो हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी, या डोमेस्टिक परचेजेस, कि हमने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, प्लस ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस हमने कितना रॉ मटेरियल बाहर से बुलाया, दैट इज इम्पोर्ट्स। तो एक तरीका तो ये होगा, आप ऐड कर देंगे डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट्स, तो आपका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाता है। या फिर आप ले लेंगे वैल्यू ऑफ योर रॉ मटेरियल, जिससे आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट पर बात करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट की मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है कि आपने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने बनाए। तो आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं वो दो कैटेगरीज में जा सकते हैं। पहले वैल्यू ऑफ सेल्स, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज बिक गए, या दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास स्टोर में है जो अभी बिके नहीं है। यहाँ पे स्टॉक एंड इन्वेंट्री इंटर रिप्लेसेबल टर्म्स है जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री आप कैसे निकालेंगे? यू विल हैव टू फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ योर ओपनिंग स्टॉक, कि साल की शुरुआत में मेरे पास इतना था, साल के अंत में मेरे पास इतना है, जो बच गया वो है चेंज इन इन्वेंट्री। पहली चीज, तो हमें ऐड करना है चेंज इन इन्वेंट्री। दूसरा, जो गुड्स एंड सर्विसेज बिक गए उन्हें हम किस टर्म से रेफर करते हैं? सेल्स। अब सेल्स को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, या तो आपके पास प्राइस या क्वांटिटी दी हुई हो कि टोटल गुड्स की इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है और उनका इतना प्राइस था, तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ सेल्स। या दूसरा तरीका है कि आपके पास या तो डोमेस्टिक सेल्स का फिगर दिया हो कि हमने विद इन दी कंट्री इतने गुड्स बेचे हैं, और एक्सपोर्ट की वैल्यू हो कि हमने बाहर इतने गुड्स बेचे हैं। तो आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को ऐड करके निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ सेल्स। और अगर आपके पास डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर लेंगे। पर अगर आपके पास सेल्स की वैल्यू नहीं दी है और आप इन दो मेथड से निकाल रहे हैं कि सेल्स इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो उसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, क्योंकि ये चीज सेम रहेगी। आपको बस सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ अ स्पेशल पॉइंट टू नोट इसकी सेल्स में जब हम बात करेंगे, तो हम यूजुअली, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, मैं कुछ क्रॉप्स उगा रहा हूँ, वो क्रॉप्स मैं मार्केट में नहीं बेच रहा हूँ बट मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ऐसे जो प्रोडक्शन है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसे वैल्यू ऑफ सेल्स में इंक्लूड करना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू एडेड, जो कि होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, मशीनरी कैपिटल गुड्स को नहीं लेते हैं। दूसरा तरीका है उसे निकालने का डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। दूसरा सेल्स, या तो आप सेल्स गुड्स दो
चीजों को ऐड करके निकालेंगे। पहला है सेल्स, दूसरा है चेंज इन स्टॉक। तो जब हम बात करेंगे सेल्स की, तो या तो आपको सेल्स डायरेक्टली गिवन हो सकते हैं, अगर नहीं दिए हैं तो आप उसे प्राइस इनटू क्वांटिटी करके निकाल लेंगे, या उसमें आप डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स ऐड करके निकाल लेंगे। और चेंज इन इन्वेंट्री आपको निकालनी है तो आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन इन्वेंट्री तक पहुंच जाएंगे। तो इससे जो आपका डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ आउटपुट और द डिफरेंस इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो आपको इस चैप्टर में कहीं कहीं पे ये दो टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हुए दिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एमपी। जब भी आपको वैल्यू एडेड शब्द दिखे तो आपको समझ जाना है कि हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू उस चीज को डिराइव कर रहे हैं। बट दी कन्वर्जन प्रोसेस कि अब हमें एक एग्रीगेट से दूसरे की ओर मूव करना है, तो जीवी ए एम पी इज सेम एज जीडीपी एम पी फॉर ट्रीटमेंट्स। अब मुझे पता है कि मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया है। तो अब दो सिचुएशंस हो सकती है। पहला, हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज है। अगर हमारे पास एक सेक्टर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड, जैसा हमने ऊपर सीखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और उससे जो हमारे पास वैल्यू एडेड आएगा वही हमारा फाइनल जी वी ए एम पी बन जाएगा। पर अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेक्टर्स है तो उस केस में हमें क्या करना है? तो अगर हमारे पास मल्टीपल सेक्टर्स है तो हमें निकाल हमारी प्रोसेस सेम रहेगी, बस हमें करना इतना पड़ेगा कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ईच इंडिविजुअल सेक्टर। तो मान लीजिए मेरे पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो मैं निकालूंगा ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर, और इन तीनों ग्रॉस वैल्यू एडेड्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मैं पहुंचूंगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के लिए या जीडीपी एमपी के लिए। मतलब कि जब मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड और प्राइमरी सेक्टर निकाल रहा हूं तो मुझे ये प्रोसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज वैल्यू एडेड फॉर प्राइमरी सेक्टर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, उससे मेरे पास आएगा वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सिमिलरली मैं सेम प्रोसेस रिपीट करके सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के निकालूंगा और उन्हें ऐड करके पहुंचूंगा जीडीपी एमपी पे। अब हम समझते हैं कि हमें जीडीपी एमपी पी तो निकालना समझ गया, अब हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो मुझे पता है कि पहली चीज की मैं निकालता हूँ ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जब मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता है तो उससे मुझे मिलता है जीडीपी एमपी। अब मुझे जाना है जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी की ओर। तो मेरा सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं और उससे कौन सा एग्रीगेट डिराइव होता है। तो जब मैं जीडी पी एमपी डिराइव कर रहा हूं तो वो 3 चीजों से बना होगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड, अगर हम मल्टीपल सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ये कैसे आया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। उसके बाद हम पहुंचते हैं जीडीपी एमपी की ओर, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहां से हमें कन्वर्जन करना है टू एनएनपी एफसी का। तो जो हमने पहले के चार्ट्स में कन्वर्जन सीखा है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। पहला है मुझे ग्रॉस से जाना है नेशनल की ओर, डोमेस्टिक से जाना है, मुझे जाना है ग्रॉस से नेट, सॉरी मुझे जाना है ग्रॉस से नेट की ओर, मुझे जाना है डोमेस्टिक से नेशनल की ओर, मुझे जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर। तो एक एक वेरिएबल हम चेंज करते जाते हैं। पहला है हम ग्रॉस से जा रहे हैं नेट की ओर, मतलब हम बड़े वेरिएबल से छोटे वेरिएबल की ओर जा रहे हैं, मतलब हमें कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। ग्रॉस नेट के कन्वर्जन में हम माइनस डेप्रिसिएशन करते थे। दूसरा, अब हम पहुंच गए एनडीपी एमपी पे आफ्टर एडजस्टिंग वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम जा रहे हैं एनडीपी एमपी से एनएनपी एमपी की ओर। अब मुझे जाना है डोमेस्टिक से नेशनल की ओर। अब मुझे पता है कि नेशनल बड़ा
वेरिएबल है, तो मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ये डिफरेंस होता है NFI की वजह से, तो मैं ऐड कर दूंगा NFI। सिमिलरली मैं जा रहा हूँ अब NNP MP से NNP FC की ओर। मुझे पता है कि MP बड़ा वेरिएबल है, FC छोटा वेरिएबल है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है NIT, और मैं बड़े वेरिएबल से छोटे की ओर जा रहा हूँ, मतलब मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा NIT। तो इन शॉर्ट हमारा फॉर्मूला बना फॉर वैल्यू एडेड मेथड, sum total of gross value added for all the three sectors, namely primary, secondary and tertiary, जिससे आप पहुंच जाते हैं GDP MP की ओर, जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन, जिससे आप पहुंचेंगे NDP MP की ओर, जिसमें आप ऐड करेंगे NFIA, तो आप NNP MP की ओर पहुंचते हैं, और फाइनली आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हुए NNP FC की ओर पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारा पहला मेथड, दैट इज योर वैल्यू एडेड मेथड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी सेकंड मेथड की ओर, जिसे हम कहते हैं इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में हम आगे बढ़े, इससे पहले आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है कि, तो अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं, तो इनकम मेथड में हमें सिर्फ तीन वैल्यूज को ऐड करना है, दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय क्या होता है? जो आपने वर्कर्स को और सैलरीज दी, वेजेस दिए। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? कि ये वो चीजें हैं जो फैक्टर इनकम्स कमा के ले गए अपार्ट फ्रॉम सैलरी या वेजेस, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ये है, ये वो इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग खुद से कमा रहे हैं। तो इनकम मेथड से जो एग्रीगेट हम डिराइव करते हैं वो है NDP FC। हमने पढ़ा था कि हम वैल्यू एडेड मेथड से GDP MP डिराइव करते हैं, सेम चीज हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी GDP MP डिराइव करते हैं। और जब हम इनकम मेथड की बात करेंगे तो हम इनकम मेथड से ड्राइव करते हैं NDP FC। अब समझते हैं कि इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करना कैसे है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे तीन चीजें कौन कौन सी? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे हम मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो वैल्यूज यहाँ इस बॉक्स में लिखी है, जिन्हें हम क्यूमुलेटिवली नाम दे देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो समझते हैं। सबसे पहले इनकम ऑफ एम्प्लॉयज में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, आपको ऐड करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, जो या तो आपने अपने एम्प्लॉयज को इन कैश दी गई है, या अगर आपने इन कैश नहीं दिया है तो इन काइंड दिया है, यानी परक्यूजिट। कि मान लीजिए आपने कैश नहीं दिया अपने एम्प्लॉय को, पर कहा कि एक गाड़ी है, इसे तुम रख लो ऑफिस आने जाने के लिए, तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने व्हीकल दे दिया, तो वो एज अ परक्यूजेट काउंट होगा। या आपने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया, तो वो एज अ परक्यूजेट काउंट होगा, दैट इज इन काइंड नॉट इन कैश। तो हम उस वैल्यू को यहाँ ऐड करेंगे। दूसरी चीज जो हम ऐड करेंगे इन कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इज कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें हम जो अक्सर आपको प्रोविडेंट फंड के नाम से दिया जा सकता है क्वेश्चन में। और इसमें हमें जो याद रखना है वो है कि हमें इसमें वो पोर्शन लेना है कंट्रीब्यूशन का जो एम्प्लॉयर दे रहा है। इसलिए यहाँ पे ER मैंने बड़े में लिखा है कि हमें उस पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। वाई नॉट बाय एम्प्लॉय? क्योंकि जो पोर्शन एम्प्लॉय पे कर रहा है वो उसके वेजेस एंड सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। ब- ज- जैसे कि PF है, PF में इक्वली पैसा डलता है। सपोज एम्प्लॉय भी पैसे डाल रहा है, एम्प्लॉयर भी पैसे डाल रहा है, 50-50%। तो जो एम्प्लॉय पैसे डाल रहा है, ये पैसे यहाँ हमने वेजेस एंड सैलरी में अकाउंट कर लिए है। और यहाँ पे जो हम कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर स्कीम है, यहाँ पे हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं। दूसरी चीज हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम, और तीसरी चीज हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस बना होता है चार चीजों से, या जिन्हें आप तीन कह सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। पहला है रेंट एंड रॉयल्टी, कि जो आप फॉर लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हो, या तो आप उसे यूज करने के लिए रेंट पे करोगे, या तो फिर आप रॉयल्टीज पे करोगे अगर आप कुछ एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हो। तो जो अमाउंट आपको रेंट से मिला या रॉयल्टी से मिला, हम उसे ऐड करेंगे किसके लिए? फॉर वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस।
ऑपरेटिंग सरप्लस हमें क्यों चाहिए? नेशनल इनकम के लिए थ्रू इनकम मेथड में तीन चीजें: कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। अब इस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? पहला, रेंट एंड रॉयल्टीज। दूसरा, प्रॉफिट्स। तीसरा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी जो आप इंटरेस्ट बोरोड मनी पे अक्रू होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो या तो कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दे देगा, या अगर उसने आपको प्रॉफिट नहीं दिया है तो हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है? प्रॉफिट तीन चीजों को जोड़ के बनता है कि जैसे मैंने बिजनेस किया, मैंने एक सर्टेन सम ऑफ मनी कमाया। अब उस सम ऑफ मनी का मैं कर क्या रहा हूँ? उस सम ऑफ मनी को तीन चीजें हो सकती है। पहला, या तो मैं कुछ ना करूं, अपने पास रख लूं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जो प्रॉफिट मैंने कमाया और मेरे ही पास है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। दूसरा, जो प्रॉफिट मैंने कमा तो लिया है लेकिन इस पे गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ टैक्स लेके चले जाएगी, दैट इज योर कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब यहाँ पे जब हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट नेचर के टैक्सेस है, दिस आर नॉट योर जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज योर डायरेक्ट नेचर ऑफ टैक्स, जो हमने एनआईटी में नहीं लिया था। एनआईटी में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की थी। तो मेरा जो मैंने साल में प्रॉफिट कमाया उसका मैं कर क्या रहा हूँ? पहला, या तो मैंने अपने पास रख लिया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। दूसरा, या तो उस पैसे को मैंने टैक्सेस में पे कर दिया, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्सेस। या तीसरा, कि अगर मैं कोई कंपनी हूँ तो मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं, अब मैंने वो पैसा अपने पास भी नहीं रखा और मेरे शेयर होल्डर्स को बांट दिया। तो जो पैसा हमने बांट दिया है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो तीसरी चीज हो जाती है डिविडेंड। आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तीन वेरिएबल्स को जोड़ के: रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड डिविडेंड। तो इनकम मेथड में, लेट सम अप, हमने क्या सीखा? इनकम मेथड में हम तीन चीजों को ऐड करते हैं, दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बना होता है इन चीजों से: रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम पहुंचेंगे हमारी डोमेस्टिक इनकम पे। डोमेस्टिक इनकम हम किसे कहेंगे? हमें पता है हमारी नेशनल इनकम क्या है। हमारी नेशनल इनकम है NNP-FC। यानी यहाँ पे एन है, अगर मैं इसी एन को डी में कन्वर्ट कर दूं तो हम नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसका हमारा फॉर्मूला हो गया NDP-FC। अब हमें पता है कि हम NDP-FC पे पहुंच गए हैं। अब मुझे NDP-FC से जाना है NNP-FC की ओर। तो इस कन्वर्जन में मुझे डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? मुझे डिफरेंस दिख रहा है ये एन का, कि मुझे जाना है डोमेस्टिक से नेशनल की ओर। और मुझे पता है कि नेशनल बड़ा एग्रीगेट है, मतलब मुझे कुछ ऐड बैक करना है, और मैं ऐड कर दूंगा, और ये डिफरेंस होता है NFI के लिए, तो मैं ऐड बैक कर दूंगा NFI। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर मुझे इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है तो मैं पहुंचूंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। इससे मैं पहुंचूंगा डोमेस्टिक इनकम पे, दैट इज NDP-FC। NDP-FC से NNP-FC जाना है, उसमें डिफरेंस आता है थ्रू वन वेरिएबल, दैट इज योर NFIA। तो मैं उधर NFI को टेक इनटू अकाउंट यानी ऐड कर दूंगा। और तीसरा मेथड जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड पे बढ़े, टेक अ 2 मिनट्स ब्रीदर एंड रिवाइज द फॉर्मूलाज फॉर इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लेट अस गेट स्टार्टेड विथ आवर एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, कि हमने कुछ एक्सपेंसेस का एग्रीगेट निकाला होगा। अब एक्सपेंसेस हमारे तीन तरीके से हो सकते हैं। पहला, या तो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा हो रहा है। अब गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन खर्चा कर सकता है? या तो मैं एज एन इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करूं, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन। दूसरा, या तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाय करती है, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तीसरा, या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय ना करके हम
मशीनरीज बाय करना शुरू कर दें, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, जिसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से देंगे। या चौथा, कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम बात कर रहे हैं अभी तक की, ये तो देश में बनी है, बट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी भी हो सकती है जो मैं बाहर से ले आऊं, तो उन्हें हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड बहुत सिंपल है। आपको सिंपल करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन या पब्लिक फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जब हमारे ये चार वैल्यूज ऐड हो जाते हैं तो हम पहुंचते हैं जीडीपी एमपी पे। तो आप समझते हैं ये वैल्यूज होते क्या है। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा किया गुड्स एंड सर्विसेज पे, ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन रहता है। पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से डिनोट किया जा सकता है, जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए पे कर रही है। तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम अल्टरनेटिवली नाम देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इस पूरे फॉर्मूला में सबसे डिटेल में समझने वाली बात सिर्फ ये है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे होता है। तो समझते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यहाँ पे कई बार आपको कैपिटल फॉर्मेशन की जगह अल्टरनेटिव टर्म दिख सकता है, इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ग्रॉस शब्द है। ग्रॉस का मतलब है ये कुछ ना कुछ जुड़ के बना होगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो चीजों से बनी हो सकती है। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन फिक्स्ड नेचर ऑफ कैपिटल। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिराइव होता है दो टर्म्स को ऐड करने पे, दैट इज योर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एज सच आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करना है और तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। दूसरा, आप ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को। अब ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या तो आपको क्वेश्चन दे देगा, अगर नहीं दिया है तो हम इसे निकालेंगे कैसे। हम ले लेंगे ग्रॉस, अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू नहीं है तो हम ले लेंगे नेट वैल्यू। अगर क्वेश्चन आपको देता है तो हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस, मुझे पता है कि मैं नेट से ग्रॉस जा रहा हूँ, तो मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो फॉर्मूलाज बनते हैं। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दूसरा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, जिससे बनेगा हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वैसा का वैसा हम ऐड कर दोगे। और चौथी चीज जो हम इस फॉर्मूले में ऐड करते हैं वो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जब हमने चारों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए तो हमें चारों वैल्यूज को ऐड करना है, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है हमारा जीडीपी एमपी। अब हम जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी की ओर कन्वर्जन करेंगे। अब जैसे कि हम सीख चुके हैं, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी की ओर जाना है, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है एन, मतलब मुझे ग्रॉस से नेट जाना है, मतलब मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। दूसरा है मुझे जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर, तो मैं माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिमिलरली मुझे जाना है डोमेस्टिक से नेशनल की ओर, तो मैं ऐड कर दूंगा एनएफआई। तो ये है हमारे तीन फॉर्मूलाज और हम इन्हें एक बर्ड आई व्यू में समझने की कोशिश करते हैं। पहला नेशनल इनकम इज नथिंग बट योर एनएनपीएफसी। अब
मुझे पता है कि मुझे नेशनल इनकम निकालना है, तो मेरे पास 3 फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब मुझे यह याद रखना है कि मैं अगर वैल्यू एडेड मेथड से निकाल रहा हूँ तो मुझे जो एग्रीगेट मिलता है वो जीडीपी एमपी है। अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहा हूँ तो जो एग्रीगेट मुझे डिराइव होता है वो भी जीडीपी एमपी है। बट अगर मैं इनकम मेथड से डिराइव कर रहा हूँ तो जो एग्रीगेट मेरे पास आता है वो है एनडीपीएफसी। और ये एनडीपीएफसी ही क्या है? डोमेस्टिक इनकम। फिर इन मेथड्स में मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करूंगा ताकि मैं पहुंच जाऊं अपने एनएनपी एफसी की ओर। तो वो चेंजेस क्या है वो हम इस बर्ड आई व्यू चार्ट से समझते हैं। पहला, वैल्यू एडेड मेथड। मुझे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है, तो मैं लूंगा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। मैं पहुंच गया हूँ जीडीपी एमपी पे। अब मैं इसमें दो चेंजेस करूंगा। पहला, मुझे ग्रॉस से नेट जाना है, तो मैं डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। सिमिलरली मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो मैं एनआईटी चेंज कर दूंगा। एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं पहुंच गया एनडीपीएफसी पे। अब इस एनडीपीएफसी से मुझे एनएनपीएफसी की ओर जाना है, तो इसमें चेंज है एनएफआई का, तो हम ऐड कर देंगे एनएफआई। सेम चीज अगर मैं तीनों फॉर्मूलाज को देखूं तो मुझे पता है कि एनएफआई हर जगह ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं ये डोमेस्टिक निकल रही है। तो इन तीनों मेथड में एनएफआई ऐड होता है। ये एक और चीज आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इनकम मेथड से निकाल रहा हूँ तो मैं लूंगा वैल्यू ऑफ compensation to employee plus operating surplus, which is nothing but your rent, royalty, interest and profits plus mixed income। तो उससे मेरा आ जाता है एनडीपीएफसी। अब इस एनडीपीएफसी में मैं एनएफआई ऐड कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा एनएनपीएफसी की ओर। सिमिलरली मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो निकाला जा सकता है बाय एडिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो मैं पहुंच गया जीडीपी एमपी पे। अब मैं जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी की ओर जाऊंगा, तो उसमें मैं डेप्रिसिएशन लेस कर देता हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देता हूँ। मैं पहुंच गया एनडीपीएफसी पे। अब यहाँ से मुझे जाना है एनएनपीएफसी की ओर, तो मैं ऐड बैक कर दूंगा एनएफआईए। तो इस चार्ट से आप एक बेसिक चीज जो हम सीख चुके हैं कि हम कौन सी मेथड से कौन सा एग्रीगेट ड्राइव करते हैं। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करें, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, तो एग्रीगेट सेम आता है जीडीपी एमपी। उसके आगे का ट्रीटमेंट दोनों का डिट्टो सेम है कि हम इसमें डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को करेंगे माइनस और ऐड कर देंगे एनएफआई। एनएफआई हर जगह कॉमन है, तो एनएफआई हर जगह ऐड हो रहा है। और इनकम मेथड में जो एग्रीगेट मेरा निकलता है वो एनडीपीएफसी, मतलब ये ऑलरेडी नेट है, ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट है। तो यहाँ पे मुझे माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक चार्ट है जो एंटी चार्ट आपकी भी पास होगा अगर आपने नोट्स डाउनलोड किए हैं तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसमें आप यहाँ तीनों फॉर्मूलेज लिखें और इनके कन्वर्जन्स करके फाइनल एनएनपीएफसी तक पहुंचे। हाँ जी, सो आई एक्सपेक्ट कि अभी तक के आपने अपनी शीट में ये तीनों फॉर्मूलाज इस बर्ड आई व्यू के चार्ट के साथ बना लिए होंगे। तो अभी आप अगर ये नोट्स यूज नहीं भी कर रहे हैं तो आपको एक सिंपल प्लेन पेपर लेना है A4 साइज का, जिसमें आप क्या क्या नोट करेंगे। सबसे पहले आपको एक कन्वर्जन नोट करना है। एमपी टू एफसी एनआईटी के डिफरेंस के कारण होता है, नेशनल टू डोमेस्टिक एनएफआई के कारण होता है, ग्रॉस टू नेट डेप्रिसिएशन के कारण होता है। ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज जो आपको नोट करनी है वो है ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ,
ये कन्वर्जन, ताकि आप जब खुद से कन्वर्जन्स निकालना शुरू करें तो आपको रिवाइज करते हुए समय आसान जाए और आप सिर्फ एक पेज देख के पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाए। और उसके नीचे आपको ड्रॉ करना है ये हमारा बर्ड्स आई व्यू चार्ट, ताकि आप तीनों मेथड के कौन ऐसे एग्रीगेट निकलते हैं, इन तीनों मेथड में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, वो आपको इजीली समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम का तो हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज आस्किंग। कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वैल्यूज दी गई हो जीडीपी एमपी निकालने की, या जो हमने 8 एग्रीगेट सीखे थे ये वाले, इन एग्रीगेट्स में से वो कोई एक वैल्यू निकाल रहा हो, नॉट नेसेसरीली एनएनपी। मोस्टली तो क्वेश्चंस, अगर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है तो वो आपको एनएनपीएफसी डिमांड करेगा ही करेगा और वो मेथड बता देगा। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि उसने हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, और दूसरा वो हमें क्या कैलकुलेट करने के मांग रहा है, और तीसरा कि हम उसे किस मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को देखेंगे जो जो हमें क्वेश्चन दे रहा है, फिर हम देखेंगे हमें कौन सा मेथड वो लगाने के लिए कह रहा है। अगर वो मेथड पे साइलेंट है तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। दूसरा है कि जब हम इन वैल्यूज और मेथड्स को देख रहे हैं तो हम इन वैल्यूज को जो क्वेश्चन में हमें दिए कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज कैसे करेंगे कि क्या वो मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं। मान लीजिए मैं वैल्यू एडेड मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं निकाल रहा हूँ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। अब मैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहा हूँ और उसने मुझे दे दिया है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इससे मेरा जीडीपी एमपी निकलता है। बट क्या ये मेरे इस मेथड इनकम मेथड के लिए रेलिवेंट है वो तीन वैल्यूज? नहीं। तो अगर मैं जिस मेथड से आंसर सॉल्व कर रहा हूँ उस मेथड में वो वैल्यूज रेलिवेंट नहीं है तो विल डू नथिंग विद दोज वैल्यूज। ये वैल्यूज आपको कहाँ काम आ सकती है? अगर क्वेश्चन में कोई मिसिंग वैल्यू है और तब आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज दी गई है तो उन वैल्यूज को डेराइव करने के लिए ये काम आ सकता है। मान लीजिए आपको जीडीपी एफसी आपको इनकम मेथड से निकालना है। आपको इनकम मेथड में तीन इनकम्स हमें पता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इससे हम पहुंचते हैं एनडीपी एफसी से। और क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू एडिट की मेथड्स दी हुई है, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एफसी आपको निकालना है। और आपको मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू नहीं दी है, तो अब आप ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप ये जो वैल्यूज है वैल्यू एडिट की, आप उससे जाएंगे जीडीपी एमपी की, और उससे आपका जब जीडीपी एमपी आ गया तो आप जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी में कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आपके पास यहाँ की वैल्यूज होगी, यहाँ की आपकी एक मिसिंग वैल्यू होगी, तो वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो वहां पे ये इररेलेवेंट वैल्यूज काम में आती है टू फाइंड मिसिंग फिगर्स। दूसरा, अगर वो वैल्यू गिवन है वो मेरे फॉर्मूला में भी चाहिए मुझे उस मेथड के लिए, तो मैं उसे यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? या तो मैं उसे फॉर्मूला में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया है, मैं डायरेक्टली कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के आगे वो वैल्यू लिख दूं। या टू डिराइव अदर वैल्यू, मान लीजिए मुझे सब्सिडी और टैक्सेस की वैल्यू दी है, तो ये यूज करते हुए मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिराइव कर सकता हूँ। फिर इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं कन्वर्जन के लिए अपने मेन फॉर्मूला में यूज करूंगा। उसके अलावा आपको ये याद करना है कि रिकंसिलिएशन, ये हम किसी भी मेथड से आंसर निकालें, ये जो तीनों मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनसे जो एनएनपी एफसी निकलता है उसकी वैल्यू हमेशा टोटल सेम रहती है। डजेंट मैटर कि आप वैल्यू एडेड मेथड से आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम मेथड से, या एक्सपेंडिचर मेथड से। तो मान लीजिए आपने एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर कैलकुलेट किया है, आपके पास सपोज वैल्यूज है कि आप इनकम मेथड से भी कर सकते हैं, तो आप इनकम मेथड से भी कर कैलकुलेट कर लीजिए और आप मैच करके देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं। अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है दोनों अलग मेथड से, मतलब आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो वो आपको रिकंसिलेशन में मदद करेगा। तीसरी चीज,
जो आपको वैल्यूज दी गई है क्वेश्चन में, उसमें आपको साइंस का बहुत ध्यान रखना है। मान लीजिए कि हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब मुझे क्वेश्चन में फॉर्मूला में मैं एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहा हूँ, मुझे नेट एक्सपोर्ट निकालना है, मैं ले लेता हूँ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब मुझे नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास वैल्यू दी गई है सपोज इम्पोर्ट्स की 45, और मुझे क्वेश्चन ने एक्सपोर्ट की वैल्यू दी ही नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? इस केस में मैं, अगर मैं इसे इस फॉर्मूला में ना लिखूं, ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल है, जो एक बहुत ही सिली मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं, मुझे नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है, मेरे पास क्वेश्चन में एक्सपोर्ट की वैल्यू नहीं दी है और मुझे इंपोर्ट की वैल्यू दी है, तो मैं कैसे ऐसा अज्यूम कर लूं कि मेरे इंपोर्ट्स ही नेट एक्सपोर्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, तो मेरी वैल्यू 45 हो जाएगी, जबकि वो गलत होगा। मुझे उसे इस प्रेजेंटेशन में डाल के प्रॉपरली कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लूँ नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट की वैल्यू मेरे पास है क्या? नहीं, तो मैं इसे जीरो ले लेता हूँ। माइनस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट की वैल्यू मेरे पास है क्या? हाँ, 45। तो जीरो माइनस 45, मेरा नेट एक्सपोर्ट कितना आ गया? -45। वही चीज अगर मैं डायरेक्टली ले रहा था तो मुझे वैल्यू क्या लग रही थी? 45, जबकि वो एक्चुअल में कितना है? -45। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे अगर हम, हमारे पास कोई, जैसे नेट एक्सपोर्ट हो गया या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, या हम कोई भी ऐसी नेट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसमें साइन चेंज तो नहीं हो रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूलाज है जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। पहला है जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, जिन्हें आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100। पहले हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के लिए। इसका एक फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी दैट इज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस, कि अभी मार्केट में मैं कुछ खरीदने जाऊं तो क्या प्राइस चल रहा है, उस लेवल पे अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो उसे मैं नॉमिनल जीडीपी कहता हूँ। दूसरा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इज नथिंग बट जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। कि सपोज एक बेस ईयर ले लेते हैं, मान लीजिए बेस ईयर है 2000, तो 2000 में एक गुड्स एंड सर्विसेज एक्स अमाउंट का मिलता था, तो उस बेस ईयर के हिसाब से आज की डेट में कांस्टेंट प्राइसेस पे वो गुड्स एंड सर्विसेज कितने का मिल रहा है, एक्स प्लस इन्फ्लेशन का जो भी परसेंटेज हो। तो इसी को हम दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, आप इंटरचेंजेबली नाम यूज कर सकते हैं। इसे आप एक तरीके से दिखा सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में निकाल रहे हैं। दूसरा प्राइस इंडेक्स, जो कि होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इंटू 100। उसके बाद कुछ और इनकम्स के फॉर्मूलाज, जो कि है आपके पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी तक हमने नेशनल इनकम पढ़ा, नेशनल इनकम में हमने इनकम निकाली टोटल कंट्री की। अब इसमें जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे थे, हमने शुरुआत में एक चीज देखी थी कि नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स आर नथिंग बट योर अनअर्न्ड इनकम, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज देके नहीं कमाई है। तो हम पहले निकाल रहे हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? ये वो इनकम है जो नेशनल इनकम से आने के बाद लोगों में बढ़ती है, जो किसी इंडिविजुअल के पास होगी नेशनल इनकम बटने के बाद में। उसे हम कैसे निकालेंगे? हम सिंपली लेंगे हमारा नेशनल इनकम, दैट इज योर एनएनपी एफसी। उसमें से हम माइनस कर देंगे तीन चीजें और ऐड करेंगे एक चीज। तीन चीजें जो हमें माइनस करनी है वो कौन कौन सी है? पहला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, की याद है हमने जब बात की थी इनकम मेथड की, तो हमने प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन देखा था। उस प्रॉफिट में हमने देखा था प्रॉफिट तीन टाइप के हो सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार को दे दिया, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग जो मैंने अपने पास रख लिया, तीसरा इनकम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है कि रिटेन्ड अर्निंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जब मैं नेशनल इनकम है उसमें से जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब वो तो मैंने बांटा ही नहीं, मेरे ही पास है, फर्म के ही पास है, तो हम उसे माइनस कर देंगे पर्सनल इनकम निकालते वक्त। तो माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग,
माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये भी जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचा क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट ले जा चुकी है। तीसरा है नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड। अब ये नेट है, इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड होता क्या है कि जब भी आप इंटरेस्ट देते हैं, जब भी आप कोई मनी सम ऑफ मनी या तो बोरो करेंगे या किसी और को देंगे, या तो आप लोन लेंगे या आप लोन एंड एडवांसेस देंगे, तो उस पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनकर होता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे टेक इनटू अकाउंट कह रहे हैं, ये नेट, और उसे हम नेट वैल्यू ले रहे हैं। नेट वैल्यू मतलब कि मुझे नेट इंटरेस्ट लेना है, तो उसमें मैं क्या लूंगा, इंटरेस्ट जो मैंने अर्न किया है माइनस वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने पे किया है, दैट विल बी नथिंग बट योर इंटरेस्ट पेमेंट। अब मैं इंटरेस्ट क्यों अर्न करूंगा, मैंने अपनी इनकम बैंक में डिपॉजिट कर दी, उससे मुझे हर मंथ इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो मेरी इंटरेस्ट अर्न हो गई। सेम चीज मैंने सपोज हाउस लोन लिया था, अब मैंने हाउस लोन लिया है तो उस लोन पे भी कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो रहा होगा, तो जो इंटरेस्ट उस लोन के अगेंस्ट में मैं पे करूंगा वो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों इंटरेस्ट इनकम्स को जब मैं नेट कर दूंगा तो वो वैल्यू यहाँ से मुझे माइनस करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि ये पैसे भी बैंकिंग सिस्टम में चले गए, ये अब आपके पास है नहीं, और एक्सपेंडिचर। और आखिरी में आती है ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, कि मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में है और वो वहां से आपको पैसे भिजवा रहे हैं, तो वो जो है इनकम है वो अनअर्न्ड इनकम है, उसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं की, वो एज अ गिफ्ट या एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आ रहा है, जिसे हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं, बट वो आपके पास खर्चे के लिए अवेलेबल है, वो एक, इसीलिए हम उसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक पर्सन के पास अवेलेबल इनकम का तो हिस्सा बनेगा वो। तो हमने क्या सीखा, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेरे पास बचा ही नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस, वो जो हिस्सा जो इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ये तीन चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और एक अमाउंट जो मेरे पास एज अ ट्रांसफर पेमेंट आया वो यहाँ पे ऐड होगा। एंड अगेन ये ट्रांसफर पेमेंट्स हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए थे, क्योंकि नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते। दूसरा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो जो आपने पर्सनल इनकम निकाली यहाँ ऊपर, उसी सेम पर्सनल इनकम में जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दो चीजें, पहला पर्सनल टैक्सेस पेमेंट, यानी कि हमने अभी तक के बात की थी टैक्सेस की, टैक्सेस में हमने दो चीजें देखी थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनका ट्रीटमेंट हमने एनआईटी में देख लिया। दूसरा डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स की हमने अभी तक एक ही जगह बात की है, कौन से टैक्सेस की, कॉर्पोरेट टैक्सेस के पास। मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अगर एक एम्प्लॉय हूँ तो मेरे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे कंट्री में उनके पास पर्सनल डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल यानी खर्च करने लायक कौन सा पैसा आता है, तो वो जो पैसा उन तक पहुंच रहा है वो है उनकी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट, मतलब जो मैंने कमाया उस पे मुझसे गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ इनकम टैक्स लेगी, तो उस पर्सनल टैक्स को मैं वहां से माइनस कर दूंगा, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस है वो इस पर्सनल टैक्स पेमेंट में आ जाएंगे। तो पहली वैल्यू वो लेस होगी। दूसरी हो रही है नॉन टैक्स पेमेंट्स। अब ये नॉन टैक्स पेमेंट्स क्या होते हैं, ये वो पेमेंट्स है जो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, तो जो लाइसेंस फी आपने पे की वो यहाँ आ जाएगी, या आपने गाड़ी लेके आप हाईवे पे जा रहे हो तो जो आप टोल पे कर रहे हो, तो इस टोल पेमेंट का जो अमाउंट है वो यहाँ ऐड होगा नॉन टैक्स पेमेंट में, और फिर उस नॉन टैक्स पेमेंट को हम सपरेट कर देंगे पर्सनल इनकम में से। या फिर आपने कोई भी पब्लिक पार्क में एंट्री ली, उसके लिए जो चार्जेस आपने पे किए वो यहाँ पे ऐड होते हैं। अब बिफोर वी मूव ahead and conclude this session, I have a small request for you कि इन वीडियोस को बनाने में हमारे पास बहुत टाइम एंड एनर्जी जाती है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियोस तो आप लाइक करें या कमेंट करें, या आपका क्या फीडबैक है वो ज़रूर छोड़ें।
उससे हमें हमारी वीडियोस इंप्रूव करने में बहुत हेल्प होती है, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। साथ ही साथ वी हैव सर्टेन थिंग्स प्लान्ड फॉर यू ऑन दिस चैनल, जो आगे पाइपलाइन में है, जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। अब इन शॉर्ट मैं आपको एक टारगेट दे के जा रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर इस चैनल पे हम 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हैं बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो हम हमारी नेशनल इनकम का सिलेबस की पूरी सीरीज इसी चैनल पे इन दी मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे। एज ऑफ नाउ हमारा एक सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी चालू है इस चैनल पे, जो इंग्लिश में चल रहा था, बट बहुत रिक्वेस्ट आने के कारण कि वी शुड मेक इट इन इंग्लिश हिंदी मिक्स, तो हमने डिसाइड किया कि हमें इससे हिंदी मोस्टली थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन विद इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कंटिन्यू करने वाला है। अगर आपको भी ये चीज पसंद आ रही है तो डू कमेंट इंग्लिश इन दी कमेंट बॉक्स टू लेट अस नो। और वही है कि इफ यू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इट रियली एक्ट्स एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू अस, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। एंड अगर आप 500 का टारगेट पूरा कर देते हैं तो हम अक्टूबर से ही हमारी सीरीज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है वो बहुत स्पीडी मैनर में लाने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड हम इस सेशन को एंड करेंगे बाय अ कोट दैट इज बाय नन अदर देन आवर कैप्टन एम एस धोनी साहब, which says the process is more important than the result. If you take care of the process you will get the results। कि हो सकता है आप जब ये चैप्टर पढ़े या आप जब भी अपना सिलेबस देखे 12th का या किसी भी एग्जाम का, आप थोड़ा नर्वस फील करें, बिकॉज एज यूजुअल द सिलेबस इज ह्यूमंगस, वेयर इज द टाइम कॉन्स्टेंट तो हमेशा रहता ही है। और हमारे पास आज की डेट में मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स एक्सेट्रा है। तो इसमें आपको आउटकम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पे, दैट इज योर प्रोसेस। तो आप अपने प्रोसेस पे ध्यान से आगे बढ़ते जाइए, एंड द रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो अगर मुझे इस चैप्टर में एनएनपीएफसी निकालना है, दैट इज माय रिजल्ट, तो मैं एनएनपीएफसी पे फोकस करूंगा, देयर आर चांसेस दैट आई मे मिस समथिंग। बट अगर मैं वहीं स्टेप बाय स्टेप मेथड से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अपने प्रोसेस को रिफाइन करते जा रहा हूँ, तो आई वुड हैव मल्टीपल मेथड्स ऑफ क्रॉस चेकिंग एंड टेलिंग कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। एंड टू फाइनली, अगर मेरी मेथड सही है, मेरा प्रोसेस वेल अकाउंटेड है, मैं टाइमली फीडबैक्स ले रहा हूँ, मैं करेक्टिव एक्शंस कर रहा हूँ, तो मेरा एंड रिजल्ट भी अपने आप उस सही ही आ जाएगा। तो विद दिस कोट आई लीव यू। कोई सीरीज पसंद आ रही है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।